नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2020 की जब हमने शुरुआत की, हमें लगा था कि इस साल हम लोग तेजी के साथ में काम करेंगे। जैसे क्रिकेट में 2020 होता है, रोमांच होता है, फास्ट तरीके से हम खेलते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं रिलेट किया था कि 2020 में हम लोग उतना बड़ा करेंगे जितना बड़ा आज हम लोग नहीं कर पाए हैं। और जब हम लोग नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे थे, लगभग उसी समय चीन में कोरोना नाम का एक छोटा सा वायरस पैदा हुआ और उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, जो विश्व महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, उसने उसके आगे घुटने टेक दिए। सबसे ज्यादा तबाही हुई अमेरिका में। मुंबई के बारे में यह कहा जाता था कि मुंबई न कभी सोता है, न रुकता है, न कभी थकता है। मुंबई में स्थिति बहुत खराब है, मुंबई थम गई। भारतीय इतिहास में कभी भारतीय रेल नहीं रुकी थी, उसके चक्के जाम हो गए। सो ये तय है कि लॉकडाउन के बाद में जब हम लोग दोबारा अपनी जिंदगी में लौटेंगे तो जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होंगे जो संकट से गुजरेंगे, बहुत सारे शायद बर्बाद हो जाएंगे और बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ बिजनेसों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन के भी आया है। बहुत सारी चीजें बदलेंगी। सो एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज पूरी दुनिया के सामने, लॉकडाउन के बाद जिंदगी कैसी होगी, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। और आपके इसी सवाल का समाधान करने के लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। 1 जून से 7 जून सुबह 8 बजे हमारे ऑफिशियल चैनल पे ये प्रोग्राम रहेगा और इसका आगाज हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसी बुलंद आवाज से जिसने लाखों लोगों में, मैं कहूंगा मुर्दा लोगों में, जिन्होंने अपने आप को मान लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें वो प्राण लेके आए और जिनके अनुभव ने छोटी छोटी कंपनी को कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर दिया, जिनके ज्ञान से एक हिंदुस्तान में हजारों लीडर्स पैदा हुए, ट्रेनर्स और स्पीकर तैयार हुए, जिनकी बात अलग है, जिनका अंदाज अलग है। सो हम आगाज कर रहे हैं हमारे 7 दिनों की सीरीज की टाइगर संतोष नायर साहब से। नायर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आपका जो नाम है ना सर, हाँ जी बोलिए। आपका जो नाम है सर, उस नाम में ही उस प्रकार का एक्साइटमेंट है कि वो नाम सुनते ही लोगों में एक्साइटमेंट आ जाता है। मैं जनरली बहुत धीरे धीरे बात करता हूं, लेकिन चूंकि मैं संतोष नायर साहब से बात कर रहा हूं तो मेरा भी जो पिच है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसका राज क्या है एक्चुअली सर? घर में भी कुछ ऐसा होता है क्या कि घर में जब आप इंटर करते हैं तो घर में कुछ चीजें बदल जाती हैं, एक्साइटमेंट आ जाता है? हाँ बिल्कुल, मेरे को देखने से बिल्डिंग के वॉचमैन थम जाते हैं, लोग अपने नाम भूल जाते हैं, लोग अपने काम भूल जाते हैं, जो चीजें उन्हें याद थी वो भूल जाते हैं। अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, सुपर। सो लॉकडाउन में सर सब लोग घरों में हैं और आप भी बहुत लंबे समय तक घर में हैं। सो लॉकडाउन के टाइम में आपने किस प्रकार से टाइम स्पेंड किया सर? सबसे पहले तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने सुरेंद्र जी मेरे को लाइफ आफ्टर लॉकडाउन का पहला सेशन में मेरे को आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये समझने लायक है कि देयर आर 5 स्टेजेस दैट पीपल गो थ्रू ड्यूरिंग अ डिजास्टर। जो आदमी जो होता है ना, वो 5 स्टेजेस से गुजरता है और ये मैंने बहुत साल पहले ही समझ लिया था और इसको बोलते हैं द कबलर-रॉस मॉडल। कबलर बोल के आदमी होते थे, KUBLER, द कबलर-रॉस मॉडल। कहते हैं जब इंसानों के लाइफ में ट्रेजेडी होती है सर, जब इंसान के लाइफ में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जब इंसान के लाइफ में एक एक्सीडेंट होता है जो भयंकर कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है, मतलब उसकी सोच समझ और उसकी कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उसकी जो अनुभव है, मतलब जैसे मेरे 55 साल का अनुभव है, आपका मेरे ख्याल से 45 साल 50 साल का अनुभव होगा। ये अनुभव से बाहर जब कोई ट्रेजेडी घटती है, कुछ ट्रेजेडियां तो हम संभाल लेते, किसी का डेथ हो गया ठीक है, थोड़ा बहुत बिजनेस में नुकसान हो गया वो ठीक है, लेकिन ये जो हुआ है, ये जो कोरोना का जो हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे ट्रेजेडीज हुए थे। जैसे इंटरनेट जब आया था
तो कुछ कुछ इंडस्ट्री बंद हो गए, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग आया तो कुछ वीडियो दुकान बंद हो गए, तब उबर आया तो कुछ ब्लैक एंड येलो टैक्सी वाले या कुछ कार वालों को नुकसान हो गया था। और जब से स्टारबक्स आया था तो कुछ होटलें कुछ कॉफी शॉप बंद हो गए थे। लेकिन ये जो डिजास्टर हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल है, ये बहुत बड़े पैमाने में और बहुत अर्जेंट पैमाने में हुआ और हमें इसकी कोई तैयारी करने का मौका नहीं मिला। जनरली कोई भी परिवर्तन में हम लंबे से देख लेते हैं कि वो आ रही है तो हम उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। ये जो हुआ है, ये जो ट्रेजेडी हुआ है, ये जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है या ये जो महामारी हुई है, ये कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है, समझ के बाहर है। तो मैंने बहुत साल पहले स्टडी किया था और ये इंसान का नाम है कबलर रोस मॉडल बोलते हैं कि जब भी किसी भी टाइम पे इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड कॉम्प्रिहेंशन के बाद ट्रेजेडी होता है तो लोग 5 स्टेज से गुजरते हैं। और जो कि मैं 5वें स्टेज पे डायरेक्ट पहुंच गया, एक रात में ही पहुंच गया, इसके लिए मैं 5 स्टेज का नाम लेना चाहूंगा आपके परमिशन से। सर प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे पहला स्टेज का नाम है डिनायल, दूसरा स्टेज का नाम है एंगर, तीसरा स्टेज का नाम है बार्गेन और चौथा स्टेज का नाम है डिप्रेशन और 5वां स्टेज का नाम है एक्सेप्टेंस। तो 2-2 मिनट लगा के मैं बोलना चाहूंगा। पहला स्टेज का नाम है डिनायल। तो कोई भी ट्रेजेडी होता है तो आदमी उसको डिनाई करता है, नहीं ये कुछ कोरोना बिरोना कुछ नहीं हुआ, ये तो चाइना में हुआ है, तो वुहान में हुआ है, हमारे साथ इसको नहीं होगा और इंडिया में तो आ ही नहीं सकता और हमारे दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि ये गर्मी में तो टिक ही नहीं पाएगा और नहीं आ सकता। तो आदमी डिनाई करता है। तो पहला डिनाई करता है और ये तो हॉट क्लाइमेट में आएगा, हम तो ये तो कोल्ड क्लाइमेट में आएगा, ये हॉट क्लाइमेट में हमारे को तो कुछ नहीं। तो ये उत्तर डिनाई, ये पहला स्टेज है आदमी का सोच का। ह्यूमन बीइंग्स गो थ्रू द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में हम बोलते हैं एंगर, क्योंकि थोड़े ही दिनों में उसको फटके लग जाते हैं। उसका धंधा या तो बंद हो गया या उसका इनकम आधा हो गया या उसकी नौकरी चली गई या उसको बोला 50% सैलरी कट हो गया तेरा, या उसको बोला डिफर्ड पेमेंट दे देंगे, तो जो पेमेंट मिलनी थी वो मिला नहीं, जो चीजें होनी थी वो हुआ नहीं। तो ये भैया ये गुस्से में आ जाता है, एंगर में आ जाता है, सेकेंड स्टेज। राइट। और उसको ये लॉस ऑफ इनकम बर्दाश्त नहीं होता। पहले तो उसने डिनाई किया था कि यहाँ तो नहीं आएगी, उसने उसको गुस्सा आ गया। तो ये हो गया सेकेंड स्टेज, which is known as the second stage of the Rose, Kubler-Ross model. Third है bargaining। वो बोलता है कि ये मेरे ख्याल से लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये मोदी को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये अभी बार्गेन कर रहा है, क्योंकि अभी इसका फटके लग गए, इसको निकलना है, तो ये बार्गेन कर रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा, वो इस तरह से ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये व्हाट्सएप में लग जाता है, सोशल मीडिया में लग जाता है, ओपिनियन लेने चालू करता है, लेकिन इससे कोई सार नहीं है। अब चौथा जो है, जब उसका ये भी नहीं चलता है तो चौथे स्टेज पे आदमी पहुंच जाता है जिसका नाम है डिप्रेशन। तो उसे लगता है अब मेरे से नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं खलासा हो गया हूं और वो प्रेशर में आ जाता है। और इसके बाद आता है एक स्टेज जिसका नाम है एक्सेप्टेंस, जहां आदमी उस चीज को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता है, इसमें अपना रंग नहीं भरता, अपना सोच नहीं भरता, अपनी बुद्धि से सोचता नहीं, बोले ये हो गया है, इसमें कोई सार नहीं है, मुझे इससे निकलना है। अब इश्यू ये होता है कि जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिशाली लोग होते हैं, जो प्रज्ञा को प्राप्त हुए हैं, वो फर्स्ट से फिफ्थ स्टेज रातों रात आ जाते। अच्छा, ओके। मैं तो मतलब जो दिन मोदी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया वो दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मेरा लाइफ जीरो हो गया, माय पास्ट सक्सेस गारंटीज नथिंग, व्हेन द पैराडाइम शिफ्ट्स, दायरा जब बदल जाता है, एवरीवन गोज बैक टू जीरो। जैसे 5 डेज का मैच से जब 2020 1 डे चालू हो जाता है तो जो 5 डेज में राज करता था उसको भी जीरो होना पड़ेगा और उसे 1 डे को स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा।
Right. और जैसे 2020 आता है तो when the paradigm shifts, everyone goes back to zero. Your past success guarantees nothing, and therefore don't say no to a new idea. New ideas will cause change. They disrupt the status quo. They create uncertainty. Yet it is these new ideas that will take you to the future. New ideas are shot down by people who assume that the future is merely an extension of the past. That the ideas that have brought us to where we are today are the same ideas that will take us to the future. तो मैं कहता हूँ ना बोलिए, कोई भी चीज जो हो रहा है उसको ना बोलिए, जल्दी से एक्सेप्ट कर लीजिए. जल्दी से एक्सेप्टेंस के स्टेज में आप 5वें लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप काम चालू कर सकेंगे नए तरीके से. जब तक आप वो फर्स्ट स्टेज में हैं, जब आप डिनाइल में हैं, जब आप एंगर में हैं, जब आप बार्गेनिंग में हैं, जब आप डिप्रेशन में, आप काम ही नहीं चालू करेंगे क्योंकि आप तो रुके हुए हैं. आपने जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया वो दिन काम चालू हो जाता है. तो सबसे पहला तो आपने मेरे को पूछा कि हाउ आर यू इन्वेस्टिंग, मतलब स्पेंडिंग माय टाइम, तो पहला तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. और दूसरे कहते हैं ये जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेज में, जो भी स्टेज में ट्रैप रहता है लंबा टाइम तक विदाउट रीचिंग स्टेज रातों रात, वो मेंटली इल हो जाएगा. राइट. तो मुझे तो मेंटली इल होना नहीं था, तो हमने तो काम चालू कर दिया. हमने कहा कि ओके, सो आई लुक्ड एट ऑल माय प्रोडक्ट्स, दे वर ऑल ऑफलाइन. हमने सब ऑनलाइन कर दिया. मतलब हमारा 4 लाख का प्रोडक्ट होता था ऑफलाइन, गुरुकुल हमने उसको 40,000 में ऑनलाइन कर दिया. हमारा 40,000 का प्रोग्राम होता था टाइगर ऑफलाइन, उसको हमने ऑनलाइन कर दिया. ऑनलाइन में हमने मोटिवेशनल प्रोग्राम चालू कर दिए. एकदम सस्ता वाला जो प्रोग्राम जो है इकोनॉमिक प्राइस में 499 में इंस्पिरेशनल टॉक्स लॉन्च कर दिया. बहुत सारे जैसे एक प्रोग्राम जिसका नाम रखा था हमने द एंटरप्रेन्योर पैराडाइम शिफ्ट बोल के. फिर हमने सेल्फ बोट इवन फ्रॉम रिमोट बोल के एक प्रोग्राम हमने किया. फिर विपत्ति में शक्ति बोल के प्रोग्राम किया. तो इस तरह से हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिए. कंपनी को पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर कर दिया, पूरे बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर कर दिया. और मेरे कहीं बहुत जमाने से मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, और लॉकडाउन में मैंने ये समझा है कि बिजनेसेस में 2 चीजों में बहुत बड़ी इफेक्ट होने वाली. वन इज द सेल्स एंड वन इज फाइनेंस. तो मैंने ये तय कर दिया कि इंडिया में मैं दोनों के ऊपर एक रेवोल्यूशन लाने वाला हूँ. तो एक है फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि अभी हर जगह पे फाइनेंशियली आपको टाइट होना पड़ेगा, फाइनेंशियल लीकेजेस को टाइट करना पड़ेगा और फाइनेंशियल लॉसेस को टाइट करना पड़ेगा. फाइनेंस को बहुत इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा क्योंकि एवरी डिसीजन इज अ फाइनेंशियल डिसीजन एंड एवरी एक्शन हैज अ फाइनेंशियल रिएक्शन. एंड देयरफॉर फाइनेंस में 2 तरह के फाइनेंस, एक तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस और दूसरा है पर्सनल फाइनेंस. दोनों के लिए हमने 2 जबरदस्त कंपनियों के साथ टाई अप कर लिया है. पहला वाले का नाम है कॉन्टेंट्रा. तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में फाइनेंशियल ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को. तो कॉन्टेंट्रा का मैं डायरेक्टर बन गया. वहां पर मेरे को उन्होंने ले लिया. तो अब मैं इंडिया में, पहले तो हमने बहुत सारा एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन लाया. अब हम लोग जो है फाइनेंशियल लिटरेसी फ्रीडम मूवमेंट लाने वाले. 2 लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और एक पर्सनल लेवल पे. ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए हमने फाइनेंस गुरुकुल, फाइनेंस कोरोना बोल के प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और पूरी कंपनियों में पूरी तरीके से फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाए, क्योंकि अभी आपको हर चीज को फाइनेंशियली रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. तो ये हमने प्रोजेक्ट को उतारा है. दूसरे और पर्सनल फाइनेंस के लिए, क्योंकि ये पीरियड है, बहुत सारे इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज भी है और नुकसाने भी बहुत होने वाली है. तो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर आदमी की शक्ति और बुद्धि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इसके लिए हमने स्मार्ट का पर्सनल मनी मास्टरी बोल के जो प्रोग्राम है वो दीपक धाबलिया के साथ हमने डीडीज वेल्थ के साथ टाई अप करके इसको भी हमने लॉन्च कर दिया है. फिर हमने हमारे कंपनी में हमने कहा अभी जितने एम्प्लॉइज है सबको एंटरप्रेन्योर बनाना है, सभी को धंधे वाले बनाना है. तो उनको वो सब सिखाया और हमने नॉलेज मल्टीप्लिकेशन पार्टनर बोल के हमने कहा नौकरी के साथ आप हमारे कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लीजिए. विथ योर जॉब टेक द फ्रेंचाइजी. ऊपर भी
हमने काम कर दिया तो जूम में बैठे रहते हैं। आजकल 3 गुना ज्यादा काम करते हैं पहले जमाने से। मैं अपनी बीवी बच्चे किसी को मिला नहीं हूँ पिछले 75 दिन में। तो लोग बोलते हैं ना, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत वक्त बिताया, मैंने अपने बच्चों के साथ। बीवी बच्चे तो इधर ही होंगे, लेकिन अभी तो पहले तो अपने को धंधे को सेट करना है, रोकड़ा सेट करना है, फ्यूचर को सेट करना है, कंपनी को सेट करना है। मेरा लॉकडाउन का पीरियड इसी के अंदर चला। बहुत सारे लोगों ने सर नए नए पकवान बनाने सीखे हैं, किचन में मैडम की हेल्प की है, तो आपके घर पे उस चीज का फिर अभाव रहा। मैडम इस मामले में बहुत अनलक्की हैं। हाँ जी, इस बात को मान के चलिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सो आप रोकड़ा इतना लेके आ जाते हैं सर कि वो सारी चीजों का जो अभाव है उसको पूरा कर देता है। See, I had to do it basically क्योंकि संस्था चला रहे हैं 100 जन का, तो सभी की I can be sitting back because आप एक चेयरमैन नहीं है। आप कंपनी में चेयरमैन तो आपका डेजिग्नेशन है, आपका रोल जो है अलग रोल है। यू आर द चीफ एनर्जी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, CEO। CEO is the chief energy officer. You are the chief personal responsibility officer. You have to be taking the personal responsibility first. You are the chief belief officer, CBO. You are the chief belief officer. आपका बिलीफ पे ये आगे चलेगा, क्योंकि अगर आप में ही बिलीफ नहीं है, आप हिल जाएंगे। आप पकवान बनाते रह जाएंगे, आप हिल जाएंगे, तो आप लोगों को बिलीफ नहीं दिखा पाएंगे। आप चीफ रिस्क ऑफिसर है, आपको नई नई चीजों का रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हर चीज को बदलना पड़ेगा। So you are the chief energy officer, the chief personal responsibility officer, you are the chief belief officer, you are the chief risk officer, you are the chief intentionality officer. आपको उद्देश्य सेट करना पड़ेगा। आपका इंटेंशन नया स्मार्ट किस तरह से बनेगा, इस उद्देश्य को सेट करना पड़ेगा। और ये लंबा टाइम तक खींचने वाला है, ये कोई कल सुबह जाने वाली बीमारी नहीं है। तो इसी के लिए अपने उद्देश्य को करना पड़ेगा। तो यू बिकम द चीफ इंटेंशनलिटी ऑफिसर। ये रोल है आपका, ये रोल आपको निभाने हैं। आपको चीफ एनर्जी ऑफिसर बनना है कंपनी का, चीफ इंटेंशनलिटी ऑफिसर बनना है, चीफ बिलीफ ऑफिसर बनना है, चीफ रिस्क ऑफिसर बनना है, चीफ वैल्यू क्रिएशन ऑफिसर बनना है। आपको वैल्यू क्रिएट करना है, लोगों को डायरेक्शन देना है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, लोगों को काबिल बनाना है। ये आपका काम है, आप चेयरमैन नहीं है, आप ये रोल अदा कर रहे हैं। भगवान वगैरह बनते रहेंगे, मुझे उसका कोई गम नहीं है। वंडरफुल सर। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो मुंबई पे है, और मुंबई को सेकंड न्यूयॉर्क लोग कहते हैं। सो संतोष नायर साहब चूंकि मुंबई में रहते हैं, आपको डर नहीं लगा कि कोरोना आ जाएगा तो फिर सब कुछ यहीं पे रखा रह जाएगा? मेरे को तो मुझे कोरोना चीज याद ही नहीं रहता है। मेरा है ना एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है मेरे खोपड़ी में, डिसरिगार्डिंग डिफिकल्टीज। और मैं मौत से डरता नहीं, क्योंकि अगर एक बार वो आ गई तो फिर चिंता करने की बात ही नहीं। एक बार आप मर गए तो आपको, जिसको मौत से डर लगता है वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं तो सुबह उठता हूँ, चलने जाता हूँ, अपना बिल्डिंग के बाहर वो रोड पे चलता हूँ और अपने आप को फिजिकली फिट रखने का कार्यक्रम करता हूँ, अपने न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं किसी से कोरोना की चर्चा नहीं करता, ना उसके बारे में, ना मुझे जानना है अमेरिका में क्या हो रहा है, ने ट्रम्प क्या कर रहा है, ने इंडिया में क्या हो रहा है, कौन से जगह पे रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ये है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया था, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया था। मेरी संस्था उस चीज में डेडिकेटेड है। मैं फालतू कोरोना के बारे में चर्चा ही नहीं करता, मुझे याद भी नहीं रहता। मैं अपने काम में लग जाता हूँ सुबह से लेकर रात तक, और जब फिर सुबह रात को जब मैं उठता हूँ तो फिर मैं अपने नहा धो के फिर तो काम में लग जाता हूँ। मैं किसी से चर्चा नहीं करता, ना फॉरवर्ड करता हूँ कोई चीज को, ना रिसीव करने में बिलीव करता हूँ, ना कोरोना के बारे में कोई चीज पढ़ता हूँ, ना न्यूज देखता हूँ, ना कितने मरे क्या है, कुछ नहीं देखता हूँ। तो हमारे को तो काम ही करना है, हमको कोरोना से क्या लेने का। हम तो ये बोलते हैं हम जिंदगी और कोरोना चलते रहेंगे। चलिए, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। तो पैरेलल है, वो कोरोना अपना काम करेगी। अच्छा मैं डर गया तो मेरे को नहीं आएगी। अच्छा मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ तो नहीं आएगी। मैं एकदम तैयारी कर लिया तो नहीं आएगी। मैंने मास्क पहन लिया तो नहीं आएगी। मैंने नहीं पहना तो नहीं आएगी। अरे जो आना है वो तो आके रहेगा।
उसकी स्टोरी सुनाएंगे, और मर गया तो आप लोग स्टोरी सुना लेना। चलिए, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपकी जो ये इंस्पिरेशन है वो वहीं से आती है कि आप हमेशा अच्छी चीजों को देखते हैं, नेगेटिव चीजों को आप फॉलो नहीं करते हैं। हम मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर। बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन, जो बिजनेसेस हैं, हम जानना चाहेंगे। आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है और आपने बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ में, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में बहुत क्लोजली काम किया है। लॉकडाउन के बाद में कौन से बिजनेस संकट में आने हैं और किन के लिए अपॉर्चुनिटी आप मानते हैं रहेंगी? देखिए, संकट तो हर टाइप के बिजनेस को आएगा। जो बढ़िया चल रहा है उसको संकट आएगा, और जो बढ़िया मतलब उसको संकट अलग टाइप के आएंगे। मतलब जो अगर वो समझो सैनिटाइजर बनाने चालू कर दिया तो उसके संकट अलग आ जाएंगे, क्योंकि हजारों लोग सैनिटाइजर में घुस जाएंगे। फिर वो डिसइंफेक्टेंट बनाएगा तो लाखों लोग उसमें घुस जाएंगे, तो वहां पर भी कंपटीशन शुरू हो जाएगी, तो उसको अलग से संकट आएगा। तो संकट तो सबको आनी है। मेरे ख्याल से चेंजेस जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का राइज होने वाला है। एवरीथिंग विल बिकम डिजिटल, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का राइज होगा। ये होगा मेडिसिन एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, इसका भी बहुत बड़ा राज होने वाला है वर्ल्ड वाइड। और जो चेंजेस जो बिजनेस में आने वाले हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर जो है वो एक एक्सेप्टेड फिलॉसफी हो जाएगा। एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। और एग्रीकल्चर, एकदम सरप्राइज जो बात होने वाली है, एग्रीकल्चर में भयंकर इनोवेशन और डेवलपमेंट होगा। और जितने लोग ये गांव चले गए हैं, इसमें से आधा से ऊपर तो लोग वापस आने वाले नहीं हैं। वो एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट करेंगे, और बड़े पैमाने में टेक्नोलॉजिकल यूज करते हुए ट्रैक्टर और एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टूल्स और इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए ये चेंजेस जरूर आने वाला है। ये मुझे लगता है दिस इज द चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द बिजनेस। स्पेशली अगर हम लोग पर्टिकुलर की बात करें सर, ये जो लॉकडाउन के बाद में जब चीजें होंगी, डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलर को इसका बेनिफिट मिलने वाला है सर? बिल्कुल डायरेक्ट, देखिए बेनिफिट इसको मिलने वाला है तो डायरेक्ट सेलिंग वाले को तो मिलने वाला है। लेकिन मैं ना इसके ऊपर एक फिलॉसफी बताना चाहता हूँ, आपसे परमिशन। मैं ना हर चीज को, मेरे जैसे पहले वाले चीज में मैंने वो रॉस साहब का कबलर रॉस का मैंने मॉडल बताया। अभी ये जो पीरियड है ना, इसमें चेंजेस तो हर बिजनेस में होने वाले। और क्या होने वाला है, आपको अपने बिजनेस के बारे में मालूम होगा, मुझे मेरे बिजनेस के बारे में मालूम होगा, किसी और को जो डायरेक्ट सेल्स में है उसको अपना एनवायरनमेंट से मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। लेकिन जीतेगा कौन इस संदर्भ में? जीतेगा कौन? ये इसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, वो जीतेगा। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि माइंडसेट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटर। तो लोग मुझसे पूछते हैं नायर साहब माइंडसेट क्या है? माइंडसेट इज नथिंग बट द यूज ऑफ वर्ड्स। जो उच्चार करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, या हम कस्टमर से बात करते हैं, सप्लायर से बात करते हैं, भी बच्चों से बात करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, whatever we speak, the words are our mindset। जैसे कोई बोलता है मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, वो तो हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि मैं इस हाल में जीतूंगा, वो जीतेगा। अगर वो बोलता है घर से काम नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर वो बोलता है घर से तो मैं काम करके रहूंगा, तो हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि हमारा इंडस्ट्री अलग है और हमारे को तो फिजिकल टच के सिवाय काम हम कर ही नहीं सकते, हम तो ज्वेलरी दुकान चला रहे हैं, तो लोग फिजिकल लोग आएंगे नहीं, तब तक काम नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। और अगर वो दुकान वाला बोलता है हम तो ऑनलाइन में जाके जूम के थ्रू प्रेजेंटेशन देख के काम करेंगे, तो वो भी जीतेगा। कहने का मतलब है, जो आप बात कर रहे हैं ना आज के तारीख में, ये आपको फंसा देगा। अगर बात सही नहीं है, इफ योर माइंडसेट इज नॉट वन ऑफ प्रोग्रेस, तो आप फंस जाएंगे। तो माइंडसेट इज नथिंग बट द यूज ऑफ वर्ड्स। अब ये पीरियड में, कोरोना के पीरियड में, मैंने देखा है 4 माइंडसेट उभर के आ रहे। राइट सर। सबसे पहला माइंडसेट का नाम है फेलियर माइंडसेट। ओके। सेकंड माइंडसेट का नाम है फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट। थर्ड माइंडसेट का नाम है कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट।
और फोर्थ माइंडसेट का नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट। 2 मिनट लगा के सबके बारे में बात करना चाहूंगा आपके परमिशन से। थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट को सबसे पहला जो माइंडसेट होता है जब इस तरह के वातावरण बनते हैं, पहले तो मैंने वो एक्सेप्टेंस की बात की, वो तो स्टेजेस है, आदमी एक्सेप्ट कर ले तो जल्दी बात हो जाए। दूसरी मैं बात करूंगा अभी माइंडसेट की 4 टाइप के माइंडसेट। सबसे पहला फेलियर माइंडसेट। इस आदमी की कैसे सोच होती है ना सुरेंद्र जी, ही फील सॉरी फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने लिए बड़ा बुरा लग रहा है और वो उसको लग रहा है ये बहुत अनफेयर हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है और वो हर चीज को ब्लेम करता है। अब वो ये आदमी जो है ये गिव अप कर चुका है। मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल होगा, मुझे लगता है ये जो भी हो रहा गलत हो रहा है, ये पूरी शनि ये वो सब लोग मिलके ये पूरा जो ब्रह्मांड में ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता मैं आबाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कर नहीं सकूंगा, मेरे से बात मत करो तुम लोग, स्टे अवे फ्रॉम मी। वो आइसोलेट कर लेता अपने आप को, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, टोटली नाराज है, एंग्री है, रिजेंटमेंट में है, वो डिप्रेस्ड है, वो इंफीरियर फील कर रहा है, पैरालिटिक फील कर रहा है, अपाइज फील कर रहा है, नपुंसक अपने आप को मानता है और वो बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बात खत्म। ये है फेलियर माइंडसेट। दूसरा जो माइंडसेट है इसको बोलता है फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट। इसकी जो एक खास बात यह है कि does not know how to help himself। वो जानता नहीं है कि खुद को मदद कैसे करे। वो मदद करना चाहता है खुद को, वो कुछ सुधारना चाहता है। पहला वाला तो गिव अप कर दिया तो कुछ सुधारना चाहता ही नहीं। ये सुधारना चाहता है, he wants to help himself but he does not know करना क्या है। तो इसे अगर कोई ऑडियो मिल जावे, वीडियो मिल जावे, कोई ट्रेनर मिल जावे, कोई गुरु मिल जावे, कोई कोच मिल जावे, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जावे, तो ये बैठा है उसकी बात सुनने के लिए और सुन के ये पकड़ लेगा डोरी और ये चढ़ जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट वाला जो है वो घबराया तो वो भी है, थ्रेटेंड तो वो भी फील कर रहा है, सरप्राइज तो वो भी है, लेकिन वो ड्रीम भी कर रहा है कि चीजों को मैं अगर मेरे को रास्ता मिल जावे, कोई बता देवे, तो मैं लेने के लिए तैयार। तो ये भी एक माइंडसेट है, ये रिसेप्टिविटी का एक माइंडसेट है। पहला वाला तो किसी को मिलने ही नहीं देता। अगर मैं आप अगर फेलियर माइंडसेट में मैं मदद करना भी चाहूं तो आप मेरे को मिलने नहीं देंगे, आप मेरी फोन काट कर देंगे, आप इतने नाराज है खुद से कि आप मेरे से बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो फेलियर वाले से बेटर माइंडसेट है फ्रस्ट्रेशन वाला। तीसरा जो माइंडसेट है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट वाले का तो हालत और खराब होने वाला है। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट का मतलब है ही डज नॉट नो एनीथिंग बेटर, मतलब उसको एक पैटर्न है जिससे उसको सक्सेस मिला है। समझो एक सुरेंद्र वत्स बोल के आदमी है, उसको बहुत सक्सेस मिला है और वो कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट में बैठा है क्योंकि उसको मालूम है ऐसा करने से मेरे को पैसा मिला, ऐसा उसको मिला है। तो ये जो कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट है, ही डज नॉट नो एनीथिंग बेटर, लेकिन उसको कुछ मालूम है, सक्सेस के फॉर्मूला उसको मालूम है, पैसे उसने बनाए हैं, नाम बनाया है, इज्जत बनाया है, लोग उसको पगड़ी बिगड़ी पहनाते हैं, लोग उसकी वाह करते हैं, उसको अलग अलग संस्थाएं बुलाते हैं, उसको माला पहनाते हैं और उसने पैसा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मर्सिडीज सब लेके रखा हुआ है। सेट आदमी है, सेट आदमी है। इसका मतलब इसको रिस्पेक्ट मिला है, इसको मतलब ही सिक्योर किया हुआ है, इसके फाइनेंशियल, इसके बंगले है, गाड़ी है। ये सबसे ज्यादा तकलीफ में आने वाला। अच्छा, हाँ, ये पहला वाला और तीसरा वाला इन दोनों की फटेगी। पहला वाला तो मतलब उतरेगा ही नहीं। ये जो तीसरा वाला ये कुछ नया करेगा ही नहीं। ओके। ये उसी पैटर्न को जैसे कि दुनिया बदली नहीं है वैसा बिहेव करेगा और पुराना जमाना आने का इंतजार करेगा और पुराना एम्बेसडर और फिएट की हालत हो जाएगी सर। हाँ,
ये मतलब ये बोलता है मेरे को तो पुराने वो दिन वापस कर दो, मैं तो ये सब नहीं करने वाला हूँ। और क्योंकि उसके पास पैसा अभी है तो 6-7 महीना तो साला अंगड़ाई भी नहीं लेगा। अब उसके बाद जब रियलिटी उसको डाउन होगी तो ये रियलिटी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी बदलने के लिए। फेलियर वाला जो माइंडसेट हो तो कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही अहंकारी टाइप है। ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा ये सब, मैं ऐसे नहीं कस्टमर से बात करूंगा, मैं तो डायरेक्ट फील्ड पे ही जाऊंगा, मैं तो 1 to 1 ही बात करूंगा, मैं तो सोशल डिस्टेंसिंग में बिलीव नहीं करूंगा। तो ये आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन जो चौथा माइंडसेट होता है, ये तो हर इंसान के अंदर ही, मतलब सुरेंद्र वत्स एक इंसान है, उस इंसान में या तो फेलियर माइंडसेट होगा, या फ्रस्ट्रेशन माइंडसेट होगा, या फिर कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट होगा, या तो चौथा वाला जो सबसे बढ़िया माइंडसेट हमेशा काम में आएगी, जिंदगी भर काम में आएगी, पहले भी काम में आती थी, आज और ज्यादा काम में आएगी, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट का मतलब है कि ये जो माइंड है ना, ये हमेशा हर चीज को बेटर बनाने के संघर्ष में लगा हुआ है। यू नो, इट इज ऑलवेज मेकिंग थिंग्स बेटर। इसका मतलब है ये जो माइंडसेट है ना, ये इम्प्रूव होना चाहता है, ये नया तरीका एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, ये इसको सक्सेस मिला भी अगर एक पैटर्न से, तो भी एक दूसरा पैटर्न को अपना के देखेगा कि पहले वाला जो पैटर्न से जो सक्सेस 100 रुपया का मिला था, ये नया वाला पैटर्न से 500 का मिल जावे तो बढ़िया है ना, तो हम वो 100 रुपया वाला पैटर्न को क्यों फॉलो करें। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, ये वो नया पैटर्न को ढूंढता है। नुकसान भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, लेकिन 100 का 500 भी हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट का जो इंसान होता है, वो ड्राइव करता है अपनी सोच, अपने लाइफ को वो ड्राइव करता है विजन की वजह से, क्योंकि उसके पास बहुत जबरदस्त विजन है और उसके पास बहुत एम्बिशन है। वो कंटिन्यूअसली चेंज और ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, वो टीम वर्क में बिलीव करता है, वो परसिवरेंस में बिलीव करता है, वो कमिटमेंट में बिलीव करता है, वो कमिटमेंट से करेज में बिलीव करता है, वो नई चीजें करता है, वो कॉन्फिडेंट है, वो मल्टीप्लायर है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट से अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में बैठे, कोई भी आपका आज अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, तो आप जीत जाएंगे, आप रास्ते निकाल लेंगे। आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन सडनली जो बहुत बढ़िया चल रहा था बहुत जल्दी नीचे भी आ गया, तो भी ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है, तो आप राज करेंगे। तो आप किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप जो भी इंडस्ट्री में है वहां पर आपको ट्रांसफॉर्म होना है, नए तरीके से काम करना है, नए टूल्स को यूज करना है। और ये अगर आप कर पाओ, अगर आप अपने कंपनी में टेक्नोलॉजी को लाओ, तो अगर ये कर पाओ, हर वो चीज अगर आप कर पाए, तो आपको ना ये जो चेंजेस जो है ना, क्योंकि ना सुरेंद्र जी, इतने भी एक्सपर्ट जो भी घूम रहे हैं ना, किसी को कोई ठेका मालूम नहीं है कि क्या होगा। राइट, ट्रू। इतने बोल रहे हैं ना ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं मालूम। वही आदमी एक महीने के बाद डायलॉग बदल देता। तो ना ट्रम्प को मालूम है कि क्या होगा, ना मोदी को मालूम है क्या होगा, ना सुरेंद्र वत्स को मालूम है क्या होगा, ना संतोष नायर को मालूम होगा। लेकिन हमारे पास अगर वो ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे। राइट है, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सो मतलब बिजनेस कोई भी है, कुछ भी आप काम करते हैं, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं, सो यू विल सर्वाइव, और सर्वाइव ही नहीं करेंगे अपितु लीड करेंगे। और अगर पुराने कहानियों में, पुरानी हिस्ट्री में ही अपने आप को खोए रहेंगे कि मैं तो तोप हूं, मैं तो आप बोलते हैं फटकरी हूं, तो वो फिर वहीं पे रह जाएंगे, वो कुछ करने वाले नहीं है। वंडरफुल। मैंने इसीलिए कहा ना, वो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को बड़ी तकलीफ होने वाली। फर्स्ट वाला तो वो कुछ करना नहीं चाहता, थर्ड वाला अपनी दुनिया में है, मस्त है, और ये जो सेकंड वाला और जो फोर्थ वाला वो निकल जाएंगे। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट को लेके चलना। मैं तो मतलब अभी मैं ट्रेनिंग का काम कर रहा हूँ, तो पहले ऑफलाइन चलता था, तो एक रात में इन्होंने बोला ऑनलाइन करना है, तो जूम तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं किया, तो हमने जूम कर लिया। बोला स्ट्रीम यार्ड, हमने बोला ठीक है। मेरे को बोला फेसबुक लाइव, मैं तो कभी फेसबुक में गया ही नहीं, तो मैं फेसबुक लाइव कर दिया। मेरे को बोला ये मतलब टाइगर प्रोग्राम जो है ये तो ऑफलाइन ही हो सकता है, मैं बोला ऑनलाइन भी करके देखते।
क्यों हम बोलते हैं कि नहीं हो सकता? राइट। ये नहीं हो सकता क्यों बोलते हैं? हम कर देते हैं, करने के बाद अगर हो गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आपको कितना टाइम लगा ये निर्णय लेने में कि अब हमें ऑनलाइन करना है? लगभग कितने टाइम में आप इस पे आ गए सर? मैं तो 3 दिन के अंदर आ गया। अच्छा, ओके। जब लगा कि लॉकडाउन हो गया, विद इन 3 डेज आप ऑनलाइन थे आपके कोर्सेज? यस, That's 3 good. दिन के अंदर हमने डिसीजन ले लिया और 10 दिन के बाद हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। और अब सबके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसा आपने बताया कि जो कोर्सेज 4 लाख के थे वो आपने ऑनलाइन 40 लाख, मतलब 10% रेट्स पे आपने उसको अगर मैं provide कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट होता कि नायर साहब के कोर्स 4 लाख के होते हैं, 40 में कैसे हो सकते हैं, तो मैं तो अकड़ के बैठ जाता हूँ। जो कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट वाले का ये जो थर्ड स्टेज पे जो माइंडसेट है, मैं बोला देखो हम तो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम पहले फेस टू फेस करते थे, अभी इसके थ्रू कर देंगे। 3 दिन में डिसीजन लिया, 10 दिन में हमने सभी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया और रफ्तार के साथ हमने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। हम सेकंड पार्ट में आते हैं, जॉब्स आफ्टर लॉकडाउन। नौकरियों पे क्या असर पड़ेगा सर? बहुत सारी बेरोजगारी होने वाली है देश में। देखिए ऐसा है कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 14.5 करोड़ आदमी लोग की नौकरी तो जा चुकी इस देश में। 14.5 करोड़ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। अमेरिका में 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ 10 लाख आदमी लोग की नौकरी जा चुकी है। तो जॉब्स तो जाएगी। एक जो कॉन्सेप्ट बन रहा है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का, जो कॉन्सेप्ट है ये चला जाएगा। कोई भी परमानेंट जॉब्स नहीं होगा। आपने देखा फिल्म कैसे बनते हैं, एक आदमी स्टोरी लिखता है, एक आदमी ये करता है, एक प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर आता है, एक्टर आते हैं, एक पीरियड के लिए 3 महीना 6 महीना 7 महीना काम करके फिर अलग हो जाते हैं। फिर हो सकता है कि उसी एक्टर के साथ आप काम करें या फिर आप दूसरे एक्टर के साथ करेंगे। मतलब एवरीथिंग विल बिकम प्रोजेक्ट। Right. Everything will become a project. So people who have the ability to contribute in that project will come into the project. And आपकी expertise अगर एडिटिंग में है तो आपको ले लिया, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो मैं अपना अगला प्रोजेक्ट में भी आपको ले लूंगा। इसका मतलब ये है जिसने अपने फन के ऊपर और स्किल के ऊपर और अपनी क्षमताओं के ऊपर काम किया और वो स्पेशलिस्ट बन जाता है तो प्रोजेक्ट्स में उसको इनवाइट किया जाएगा। तो एक तो परमानेंट जॉब्स नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। दूसरा प्रोजेक्ट बेस्ड पेमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप कंटेंट बनाइए, आप इसका डिजाइन बनाइए, आप इसका R&D कीजिए, आप ये हमारा सिस्टम डाल के दे दीजिए, आप हमारा ये मैनेजमेंट परफॉर्मेंस सिस्टम डाल दीजिए, आप हमारे लिए 10 आदमी रिक्रूट करके दे दीजिए। हम HR मैनेजर नहीं रखेंगे, हम कोई कंसल्टेंट को पकड़ेंगे, बोले 10 आदमी आप हमको ला के दीजिए, हमको HR वाले की जरूरत नहीं। तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि और जो ये पीरियड में जो एक जॉब्स में एक जो चेंज नजर आएगा, लोग जल्दी से जॉब नहीं छोड़ेंगे। ओके, जो चेंजेस वो बंद होगा। हाँ, तो लोग इतना जल्दी, पहले कैसे थे, आपने मेरे को घूर के देखा तो मैंने छोड़ दिया, आपने मेरे को ऊंची आवाज में मैंने छोड़ दिया, आज मेरे घर में प्रॉब्लम था तो छोड़ दिया, आज आपने मेरे को वैसा बोला तो छोड़ दिया। ये जो बात बात पे जो छोड़ने की जो एक जो प्रक्रिया चालू हुई थी और इसमें लोगों का आना जाना, लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि जहां मिल रहा है उसी में खुश रहो और उसी में आगे बढ़ो। ये जो एक सोच है, ये नया सोच आने की संभावना है। मैं कोई अंतर्यामी हूं नहीं। और दूसरा जो लेडीज है, इनको बहुत एक जो जॉब में चेंज आने वाला है वो ये है कि पहले तो लेडीज को लिया नहीं जाता था, बहुत सारे जगह पे बोले प्रेग्नेंट हो जाते, बच्चे हो जाते। अभी तो क्या आप घर में ही प्रेग्नेंट हो जाओ, बच्चा घर में ही डिलीवर कर दो, सब कुछ, और काम भी आप घर में से कर लो, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये जो lot of ladies or women will start working from home with the children, with everything at home. और सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है और वो है एंटरप्रेन्योरशिप। The future belongs to entrepreneurs
आप अपना यूनिक एबिलिटी को ढूंढिए, आप अपना डिस्टिंक्ट फॉर्टे को ढूंढिए और उस स्पेशल एबिलिटी, क्योंकि हर इंसान में एक डेफिनेटली एक यूनिक एबिलिटी, एक डिस्टिंक्ट फॉर्टे होता है, उसके ऊपर आप बिजनेस स्टार्ट करिए। और फ्यूचर बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर्स। Future does not belong to people who want safety, security, guarantee and predictability. इस दुनिया में ये चार चीज आपको नहीं मिलने वाली है, ना आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, गारंटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब मेरे को 5 तारीख को पगार चाहिए, गारंटीड चाहिए, प्रेडिक्टेबल चाहिए, ये भैया तेरे को नहीं मिलने वाला। अब तेरे को नौकरी के अंदर भी वेरिएबल इनकम आ जाएगा। अब तेरे को नौकरी के अंदर भी रखेंगे तो प्रोजेक्ट के हिसाब से रखेंगे। तो ये जो चेंजेस है जॉब्स में आने वाला है, एंड द फ्यूचर बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर्स। पहला एक क्वेश्चन का आंसर देना भूल रह गया जब आपने कहा कि डायरेक्ट सेल्स का इंडस्ट्री में क्या होगा। डायरेक्ट सेल्स आज करेगा, क्योंकि इन नौकरियों की वजह से, इन नौकरियों के जाने की वजह से आदमी सबसे इजी जो स्टार्ट कर सकता है और सबसे जल्दी जो सीख सकता है और सबसे जल्दी जिसको इनकम मिल सकता है वो है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन वो उसको प्रोफेशन मान के लेने के लिए रेडी है तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट वाला नहीं चलेगा। आपको अपने आप को उसमें पूरी तरीके से ढालना पड़ेगा, उसकी दाव पेच को सीखना पड़ेगा। और अगर आप उस तरह का मेंटल एजिलिटी कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एमएलएम का बिजनेस, डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दिल से स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों के लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए, संस्था को मदद करने के लिए भावना के साथ अगर आप आते हैं तो ये काम चल जाएगा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। सो डायरेक्ट सेल का फ्यूचर बहुत अच्छा है और जॉब में जो लोग हैं उनको जॉब मेंटेलिटी से बाहर आके एंटरप्रेन्योर मेंटली को कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। जॉब में भी, मतलब जॉब में आपको बोलेंगे देखिए आपको है ना, अभी हम लोग जो पगार है आपका 1 लाख रुपया, इसको हम देंगे 50% फिक्स, 50% वेरिएबल। नैनो सेकेंड्स में बोलना यस सर। अब वो बोलेंगे 100% वेरिएबल कर रहा हूं, सब आपका आउटपुट के ऊपर डिपेंड। यस सर, राइट। आप रास्ता बताइए सर, करना कैसे बोलिए। ये जो है ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट और वो एक्सेप्टेंस वाला जो स्टेज है, ये नहीं कि ऐसा कैसा आपने कर दिया, आपको तो फिक्स्ड देना पड़ेगा। अभी वो फिक्स्ड बेचारा क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि उसका भी कुछ फिक्स नहीं, वो धंधे वाले का भी कुछ फिक्स नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी भयंकर, उसका कस्टमर फिक्स्ड नहीं है, उसका सर्विस भी, उसका सप्लाई फिक्स्ड नहीं है, उसका बैंकर फिक्स्ड नहीं है, उसका इनकम फिक्स्ड नहीं है, उसका प्रॉफिट फिक्स नहीं, वो तेरे को कैसे फिक्स? तो ये भावना के साथ अगर आप नौकरी करो कि मैं भी भागीदार हूं, मैं भी अपने कंपनी के एंटरप्रेन्योर के साथ एक एंटरप्रेन्योर के माफक काम करूंगा, मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं और मैं भी इस कंपनी का दर्द को अपने छाती पे लूंगा जैसा वो ले रहा है, और मैं साथ खड़ा हूं। राइट। पहले क्या होता था, बुलेट्स वर डायरेक्टली ऑन द एंटरप्रेन्योर। नाउ इफ द टीम कैन टुगेदर विद द एंटरप्रेन्योर एंड से लेट द बुलेट्स कम टू अस, तो बहुत महान कंपनी बनेगी। लेकिन उसके लिए वो सोच होगा एंटरप्रेन्योर का कि नहीं पैसा मिला तो नहीं, नो प्रॉब्लम सर, 2 महीने के बाद देना, मैं अपनी वाइफ का ज्वेलरी गिरवी रख दूंगा लेकिन साथ दूंगा आपका। ये भावना जो है, ये भावना बहुत वंडरफुल। फूड हैबिट्स आफ्टर लॉकडाउन, कुछ चेंज आएगा? यू नो पीपल विल डेफिनेटली, ये जो पैक्ड फूड जो है, ये पैकेट के अंदर जो क्लीन फूड है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो लूज फूड मिलते थे इंडिया के अंदर, गांव से लेके टॉप सिटीज के अंदर, एक हाइजीन, एक फूड हाइजीन जिसको बोलते हैं, पहले हम बोलते ना खुले में बेचते थे, मक्खी बैठा हुआ, ये वो, ये सब चीजें बदल जाएगी। फूड हैबिट्स में ये भी आएगा कि people will start cooking at home now for some time at least। 6 महीने तक तो वो लोग घर में खाना बनाएंगे और घर में खाना बना के घर में खाना खाएंगे। ये एक फूड हैबिट्स में बदलाव आने की बहुत संभावना है, क्योंकि सभी ने तो एक्सपेरिमेंट कर लिया। अभी 4-5 बार आलू पनीर बना लिया तो अभी तो मास्टर हो ही गया है। पिछले 90 दिन में तो उसमें बहुत सारे टेक्निक ये वो से सीखा, इधर से सीखा, माँ से सीखा, माँ के साथ तो बात ही नहीं करता था, के साथ तो बात ही नहीं करता था। अभी
वो खाना सीख लिया, तो झाड़ू फटका लगाने सीख लिया, तो फूड हैबिट्स में तो काफी बदलाव आएंगे. पीपल विल स्टार्ट ग्रोइंग वेजिटेबल्स, टेरेस में वेजिटेबल होंगे, कम्युनिटी गार्डनिंग होगा. मतलब पूरे हमारे टेरेस पर इतना है, आधा एकड़ का ये है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फ्रूट्स, ये जो वेजिटेबल्स है, वो लोग उगाने चालू करेंगे. हाइड्रो फार्मिंग जिसको बोलते हैं, वर्टिकल फार्मिंग, इसका बहुत बड़ा राज होने वाला है. एंड पीपल विल ग्रो क्रॉप्स ऑन देयर ओन. एंड वेजिटेरियनिज्म का एक सिलसिला शुरू. आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देखिए, एनिमल्स को हार्म नहीं करना, ये जो भावना जो जागी है, ये जागने की वजह से एक शिफ्ट होने की संभावना है वेजिटेरियन के हिसाब से. और लोग अपने हेल्थ को ज्यादा ध्यान में लेंगे अभी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर कमजोर बॉडी है तो कोरोना तो आके पकड़ लेगी. तो लोग अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देंगे. एंड there will be definite focus on food habits. People will eat healthy foods, packed foods. People will grow their own foods. People will cook at home. People will sit with the family and eat. And there will be a special kind of bonding and family जो एक टच है इस फूड की वजह से, साथ में बैठ के खाना. क्योंकि पिछले 90 दिन में हमने ब्रेकफास्ट, हम, मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग साथ में हैं, घर में ही हैं, सब साथ में खाना खाते हैं, सब साथ में डिनर करते हैं. तो ये जो एक चर्चा हुई थी फूड की वजह से, उससे एक बॉन्डिंग भी बना. पुराने कुछ जो बातचीत नहीं हो रही थी, वो बातचीत भी शुरू हो गई. तो फूड हैबिट्स तो डेफिनेटली बदलने वाला है, और उसके साथ साथ एक फैमिली की हैबिट्स भी बदलने वाली. वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. ये एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है सर. दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19. सोशल लाइफ आफ्टर लॉकडाउन, ये सोशल डिस्टेंसिंग ही एक वैक्सीन है. सो ये रहेगी या लोग भूल जाएंगे, कुछ चेंजेस आएगा सर? नहीं, बिल्कुल. क्योंकि देखिए, कोई भी चीज जो 21 दिन करते हैं हम लोग, वो आदत बन जाती है. मैंने हमेशा कहा है, एनीथिंग दैट यू डू विल बिकम अ हैबिट इन 21 days. तो स्वच्छ भारत का अभियान तो वैसे भी चल ही रहा था. अब ये स्वच्छ भारत का इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ गया. तो जो अपना एम था गांधी जयंती के दिन टोटली स्वच्छ भारत करने का, उस दिशा में अपना कंट्री तो आगे निकल जाएगा 100%. अननेसेसरी जो लाइफस्टाइल स्पेंडिंग है, कपड़ों में, घड़ी में, चश्मे में, ग्लासेस में, अननेसेसरी जो स्पेंडिंग है, जो दिखावटी चीजें, ये जो हर 7 दिन में पार्लर में जाना, बाल को यहाँ से कलर करना, बाल को वहां से कलर करना, फिर ये जो हजारों रुपए और टाइम जो आदमी इन्वेस्ट करता था ब्यूटी पार्लर में, ये सब चीजें भी बदलने वाला है. बिकॉज अभी 3 महीने से तो किसी ने बाल नहीं काटा, या फिर बाल अपने बहन ने काट लिया, या बच्चे ने काट लिया. तो ये जो है एक लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है. इतने कपड़ों की मुझे जरूरत नहीं है, इतने जूतों की मेरे को जरूरत नहीं है, इतनी हाई हील्स की जरूरत नहीं है. मैं बहुत सारे अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, और पैसे आ रहे थे तो पैसे वेस्ट हो रहे, तो अभी पैसे आएंगे ही नहीं. तो ये जो एक तो सोच है, जो दिखाने का जो एक शौक था, क्योंकि हमने पिछले 3 महीने में तो गाड़ी ही नहीं निकाला. तो जो रोड पे बैठा और जो 3 करोड़ का मर्सिडीज लेके बैठा, दोनों इक्वल हो गया. तो इससे हमारी जो एक तो इज्जत थी, जो जिसको हम चीजों से अटैच करते, मेरी इज्जत है बोल के है, मेरी इज्जत मैं रोलेक्स घड़ी पहनता हूँ इसके लिए है, ये जो डिटैचमेंट हो गया है. तो ये एक बहुत बड़ा चीज होने, जो मैरिजेस में शो ऑफ होते थे, वो कम हो जाएंगे सोसाइटी में. पीपल विल स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिली. बट इससे दूसरी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और वो है कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएंगे. अच्छा, फैमिली के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो कलाकारी है, वो सीखना पड़ेगा. एक नया टाइप का इंटेलिजेंस को
पैदा करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं 2-4 बातें कुछ करना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो। प्लीज प्लीज सर, मोस्ट वेलकम सर। तो ये जो है ना पीपल, ये जो सोशल चेंजेस में फैमिली तो साथ में आ जाएगी, लेकिन सर। झगड़े भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब भी चालू हो जाएंगे। क्योंकि आजकल माँ बाप लोग नहीं जानते बच्चों के साथ क्या करें, झगड़े चालू है उनके, क्योंकि इतना टाइम बच्चा घर में है, वो अननेसेसरी डिमांड करते रहता है, और बीवी और बच्चा मतलब हस्बैंड वाइफ भी ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो एक तो दूसरे काम नहीं चल रहा है, दूसरे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल